जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर आप कह सकते हैं एयरफोर्स XY के लिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एयरफोर्स XY में 20 क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश में आते हैं उसमें स्पॉटिंग एरर होता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, इसके बाद एंटानिम, सिनानिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसके बाद एक पैसेज भी आता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारा ये जो हमने सैम्पल पेपर ले आया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ग्रामर का जो सेक्शन होता है बच्चों, ग्रामर में स्पॉटिंग एरर और फिल इन ब्लैंक से क्वेश्चन आते हैं, और जो वकायब का सेक्शन होता है उसमें एंटानिम, सिनानिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होता है। मिस स्पेल्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसके बाद नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हो, इसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट जिसको PQRS कहते हो, इसके बाद एक पैसेज। राइट, तो आइए क्वेश्चंस जो हम लेकर आए हैं सैम्पल पेपर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है फाइंड आउट एरर्स इफ एनी, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, देयर गोज ओल्ड मिस राय एंड हर मीक लिटिल हस्बैंड। उसके बाद डी कह रहा नो एरर, तो यहाँ पर गलती किस ऑप्शन में है? देयर गोज ओल्ड मिस राय एंड हर मीक लिटिल हस्बैंड। देयर गोज ओल्ड मिस राय एंड हर मीक लिटिल हस्बैंड। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो देयर होता है, देयर का कंसेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझना है। देयर जो होता है बच्चों, ये देयर जो सेंटेंस में जब यूज होता है, इंट्रोडक्टरी देयर की तरह यूज होता है, तो इसका जो रियल सब्जेक्ट होता है वो इज एम आर वाज वेयर के बाद आता है। रियल सब्जेक्ट जो होता है वर्ब के बाद होता है। जैसे जब आप बोलते हो कि एक मेज पर एक किताब है, तो आप बोलते हो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। फिर आपने बोला कि देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देखिए, जब अब बुक लिखा है यानी जब ये सिंगुलर है तब ये सिंगुलर है, और जब यहाँ पर 2 बुक्स हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो ये भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि जो देर वाले केस में क्या होता है, वर्ब का प्रयोग जो किया जाता है, वो जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? जो इसके बाद वर्ब होता है, जो वर्ब इज एम आर वाज वेयर, या वर्ब के बाद जो सब नाउन होता है, जो वर्ब के बाद नाउन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अब बुक सिंगुलर है तो हमने वर्ब सिंगुलर लिया, और ये बुक्स प्लूरल हो गया तो हमने वर्ब को भी क्या लिया है? प्लूरल लिया है। राइट, तो वही केस यहाँ पर है। देयर गोज ओल्ड मिस राय, यहाँ पर ओल्ड मिस राय एंड हर लिटिल हस्बैंड की मीक हस्बैंड की बात कर रहा है, तो प्लूरल हो गया है ये। तो यहाँ पर जब ये प्लूरल हो गया बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा? गोज नहीं होगा, यहाँ पर गोज के स्थान पर गो का प्रयोग होगा। देयर गोज नहीं होगा, देयर गो ओल्ड मिस राय एंड हर मीक लिटिल हस्बैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लूरल हो गया है सब्जेक्ट। इसमें जो देयर वाले केस में जो रियल सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद होता है, तो ये चूंकि प्लूरल है इसलिए गोज नहीं होगा, यहाँ पर गो होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर गोज के स्थान पर गो होगा। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ़ आई वाज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। तो या इसका कंसेप्ट क्या होता है? जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, काल्पनिक सेंटेंस में अगर जब सेंटेंस की शुरुआत इफ़ या आई विश या इवन इफ़ से शुरू हो, या आई विश से शुरू हो, या इवन इफ से शुरू हो, इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा हम इसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इफ़ आई वाज यू नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत है। इफ़ आई
वाज के स्थान पर क्या होगा बच्चों, वर होगा। इफ आई वर, वैसे तो आई के साथ वाज लगता है, आई के साथ वाज लगता है, लेकिन काल्पनिक सेंटेंस जो शुरू होते हैं इफ से या आई विश से या इवन इफ से, इसके बाद जो सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा हम वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए इफ आया हुआ है, तो इफ आई वाज नहीं हुआ, इफ आई वर होगा, यानी ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द वॉरियर फेल फ्रॉम हिज हॉर्स। तो यहाँ पर देखिए फेल ऑफ, यहाँ पर फेल फ्रॉम नहीं होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जो सेपरेशन होता है, अलगाव, सेपरेशन, सेपरेशन अलगाव दो तरह का होता है। एक होता है एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल होता है, एक होता है नेचुरल, नेचुरल या एक्सपेक्टेड। तो नेचुरल या एक्सपेक्टेड के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं, और एक्सीडेंटल के लिए, सडन या एक्सीडेंटल के लिए हम OFF का प्रयोग करते हैं। तो घोड़े से गिरना, घोड़े से गिरना एक्सीडेंटल है, तो एक्सीडेंटल के लिए फ्रॉम नहीं आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या आएगा, OFF ऑफ आएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है। क्या है, बी ऑप्शन। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4, ही लेफ्ट टू बॉम्बे दिस मॉर्निंग फॉर सम ऑफिशियल वर्क। तो ही लेफ्ट टू, लीव, लीव फॉर जो होता है, लीव फॉर होता है, जिसका मतलब रवाना होना होता है। क्या होता है, रवाना, रवाना होना। ठीक है, रवाना होने के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, लीव के, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट है, यहाँ पर टू के स्थान पर फार आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, महात्मा गांधी लेबर्ड, लेबर्ड की थोड़ा सा स्पेलिंग बना लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिस्ट ने गलती कर दिया है। यहाँ पर लेबर्ड LABOURED होगा। ठीक है, इसको लेबर की स्पेलिंग ये होगी। महात्मा गांधी लेबर्ड टू द गुड, लेबर्ड टू नहीं होगा, लेबर्ड टू के स्थान पर फार होगा बच्चों, यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है। महात्मा गांधी लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, महात्मा गांधी लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन गलत है, यहाँ पर टू के स्थान पर फार आएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम डायरेक्शन, यहाँ से शुरू हो रहा है, चूज द सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड का मतलब सिनोनिम्स, सिमिलर का मतलब सिनोनिम्स, सिमिलर मतलब यहाँ पर सिमिलर वर्ड मतलब क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, तो सिनोनिम्स, इसके बाद अपोजिट भी है। ठीक है, तो सिनोनिम्स पर पहले हम आते हैं। तो सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स, तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची होता है, तो इसका क्या होगा, इसका सिनोनिम्स जो होगा वो वेस्टफुल होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन, क्या होगा, सी ऑप्शन वेस्टफुल होगा। ठीक है, क्या होगा, वेस्टफुल होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं एब्रीवेट। एब्रीवेट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। एब्रीवेट का मतलब संक्षिप्त करना या छोटा करना होता है, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो ए होगा। क्या होगा, शॉर्टेन होगा। क्या होगा, शॉर्टेन, राइट, क्या होगा, शॉर्टेन होगा एब्रीवेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आया चूज द अपोजिट, चूज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपोजिट मतलब एंटानिम्स, एंटानिम्स की बात कर रहा है। तो काइंडल का मतलब होता है जलाना, काइंडल का मतलब जलाना, तो काइंडल का मतलब जब जलाना होगा तो एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना होगा, एक्सटिंग्विश। इसका अपोजिट काइंडल मतलब जलाना, उकसाना भी होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना। ठीक है, इसके बाद स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैलाना, स्प्रेड का मतलब फैलाना, तो क्या होगा, इसका डी कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट, स्प्रेड का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इन ईच केस। तो ईच केस तो यहाँ पर मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है ये,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है 10 और 11 क्वेश्चन, 10 और 11 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। तो क्या होगा, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड का स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, डी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आता है थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे लाइट पास नहीं होती है, जिससे लाइट पास नहीं होती है उसको अपॉक कहा जाएगा। राइट आंसर डी होगा बच्चों, क्या होगा, राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, ये अपोजिट चल रहा है, अपोजिट। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अपोजिट, सॉरी अपोजिट नहीं, ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड का अध्ययन करता है, मैनकाइंड का अध्ययन करता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। ठीक है, इसके बाद थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, तो क्या होगा, डी, अपॉक। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं बच्चों यहाँ पर, ये हो गया 10 और 11 वन वर्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस था। अब इसके बाद हम आते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेज। ईडियम्स एंड फ्रेजेज, टू हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट का मतलब कोई बड़ा काम कर लेना, कोई बड़ा काम, कोई बड़ी तीर मार लेना जिसको कहा जाता है, कोई बड़ी तीर मार लेना। तो क्या होगा, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। राइट आंसर बी होगा, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। राइट, तो 12 का बी होगा, 12 का बी। इसके बाद आइए 12 के बाद फिर आते हैं 13 में, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, देखें बताइए क्या होगा, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है अ फुलिश एंड कॉन्कॉक्ट स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी जिसको कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं, मनगढ़ंत कहानी। तो राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14, ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे। अब यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। जब सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हैबिट ऑफ प्रेजेंट, ये सब की हम बात करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम बदलते नहीं, हम चेंज नहीं करते हैं। राइट, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ अगर दिया रहेगा तो उसको नहीं बदलेंगे, कोई प्रोवर्ब दिया है तो हम नहीं बदलेंगे, कोई रूल्स वगैरह दिया है, कोई सिद्धांत लिखा है, जैसे द टीचर सेड टू मी वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हम इसको नहीं बदल सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर ये हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है, ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे, तो क्या होगा, अब ये बदला नहीं जाएगा। तो आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार बदल जाएगा, सॉरी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, हाँ बिल्कुल सही, फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ही हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही क्लीन्स, ही के साथ क्लीन्स हो जाएगा, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए हैबिचुअल एक्शन में परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल एक्शन हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई प्रोवर्ब दिया हो, तब हम उसको नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रोनाउन बदलेगा, तो प्रोनाउन ही हो गया, तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब क्लीन्स हो जाएगा, ही क्लीन्स हिज टीथ, ही क्लीन हिज टीथ, ही क्लीन हिज टीथ ट्वाइस अ डे, यानी राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा। राइट आंसर क्या होगा, बी, राइट आंसर बी, ही सेड दैट ही क्लीन्स हिज टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ वाली बात होगी, या कोई जैसे अगर हम बोले द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, बोलिए लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, अगर ऐसा है लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, अब इसको भी हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये एक रूल्स दे दिया गया, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी नहीं बदल सकते हैं। जैसे हमने बोला द टीचर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, टीचर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको भी नहीं बदलेंगे। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है, हैबिट ऑफ प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसलिए क्या होगा, बी, राइट आंसर बी होगा। ही सेड दैट ही क्लीन्स, ही सिंगुलर है इसलिए क्लीन्स हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, बी, बी फॉर बैट, बी फॉर बैट।
आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, तो क्या होगा, ही टोल्ड देम। अब डोंट मेक अ नॉइज तो इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है, इसको हम टू से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज। राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर सी होगा। काफ़ी हद तक बी भी मैच कर रहा है, लेकिन बी इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि नॉइज के पहले ए छोड़ दिया है। नॉइज के पहले अगर ए लगा होता तो ये भी सही हो जाता। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जनरली रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ते हैं। लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होगा तब हम टू से नहीं जोड़ेंगे, तब हम दैट से जोड़ते हैं, राइट। तो क्या होगा, राइट आंसर सी होगा, ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज। राइट आंसर सी, ठीक। अब आइए, तो क्या होगा, राइट आंसर सी होगा 15 का, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 16, प्लीज हेल्प मी। अब ये जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस है प्लीज हेल्प मी, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो क्या होगा, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, राइट आंसर सी। इसका भी राइट आंसर सी होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है, इसका भी सी, ठीक है। इसके बाद आइए, द क्लोन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाई देम। अब चूंकि ये बीइंग लगा हुआ है, EJMR या वाज वेयर के साथ अगर बीइंग लगा है तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस दिया है। ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव दिया है, तो इसका एक्टिव क्या होगा, तो दे वर, इसका क्या होगा, द क्लोन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाई देम, तो क्या होगा, दे वर लाफिंग एट द क्लोन। राइट आंसर क्या होगा इसका, दे वर लाफिंग, द क्लोन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाई देम, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहां पर देखिए, अगर आप इसको लोगे, दे वर लाफिंग एट द क्लोन, आन तो आन वाला होगा नहीं क्योंकि लाफिंग आन लेता नहीं, इसलिए ये गलत। दे लाफ एट द क्लोन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ING आना चाहिए, बीइंग लगा हुआ है, ये भी नहीं हो पाएगा। द क्लोन वाज लाफिंग एट बाई देम, ये होगा नहीं क्योंकि पैसिव है तो एक्टिव बनाना है। बोलिए, तो क्या होगा राइट आंसर, दे वर लाफिंग एट द क्लोन, दे वर लाफिंग एट द क्लोन। तो राइट आंसर जो होगा क्या होगा, ए होगा। बोलिए 17 का क्या होगा बच्चों, ए। 17 का ए होगा, दे वर लाफिंग एट द क्लोन। लाफ हमेशा एट लेता है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, दे वर लाफिंग एट द क्लोन, क्योंकि ING फॉर्म है इसलिए बीइंग, इसलिए इसमें बीइंग दिया है तो ING आना चाहिए। तो दे वर लाफिंग एट द क्लोन, दे वर लाफिंग एट द क्लोन, राइट आंसर ए, 17 का ए, ठीक है। इसके बाद आइए, आपका दिया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेज। ही सेड दैट दोज हु, ठीक है। ही सेड दैट दोज हु, क्या, ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट accompany him, those who would not accompany him, P would miss a very interesting game to be played between two famous team। यानी राइट आंसर जो होगा, वो राइट आंसर जो होगा बच्चों आपका, वो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर बी होगा, कैसे, ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट accompany him, जो उसका साथ नहीं देंगे, वुड नॉट accompany him, यानी यस, उसके बाद वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, पी वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। उसके बाद टू बी प्लेड, क्यू, टू बी प्लेड किसके किसके बीच खेला जाएगा, बिटवीन टू फेमस टीम, यानी आर।
तो यस पी क्यू आर, यस पी क्यू आर यानी 18 का बी, बोलिए 18 का बी यानी यस पी क्यू आर, ठीक है, यस पी क्यू आर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में आइए फटाफट, क्या है 19 नंबर, अ फ्रेंच ओमेन, ये पी क्यू आर एस है, अरेंज करना है इसको, इसी को कहते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। अ फ्रेंच ओमेन, एक फ्रेंच ओमेन है, वो क्या किया है, अ फ्रेंच ओमेन हु हैड कम टू कैलकाटा, ओमेन है, देखिए हु है, अब यहाँ पर हु दिया है तो इसका मतलब इसके पहले कोई पर्सन है, तो पर्सन ये ओमेन है, बोलिए तो क्या है, अ फ्रेंच ओमेन हु हैड कम टू कलकत्ता, जो कलकत्ता से आई है, यानी आर होगा, क्योंकि हु है तो इसका मतलब इसके पहले कोई पर्सन है, और पर्सन क्या है, ओमेन है, तो आर, बोलिए उसके बाद हु हैड कम टू कलकत्ता से आई थी, बोलिए उसके बाद कमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या कर लिया, पी कमिटेड सुसाइड कैसे किया, बाई जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बालकनी, यानी यस बाई जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ बालकनी ऑफ द होटल, बोलिए उसके बाद वेयर सी हैड पुट अप, जहाँ पर वो पड़ी हुई थी, वेयर सी हैड पुट अप यानी क्यू, बोलिए तो क्या होगा, अ फ्रेंच ओमेन, अब मिलाइए, देखिए एकदम सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा, एक बार देखें आप लोग, बोलिए तो क्या होगा, राइट आंसर आपका जो आर पी एस क्यू यानी सी होगा, राइट आंसर सी आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू यानी अ फ्रेंच ओमेन हु हैड कम टू कलकत्ता, जो कलकत्ता से आई थी, क्या किया, कम्यूटेड सुसाइड, आत्महत्या कर लिया, कैसे किया, यस बाई जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर बालकनी ऑफ द होटल, होटल की बालकनी से जंप कर गई, वेयर सी हैड पुट अप, तो राइट आंसर आर पी एस क्यू यानी आर पी एस क्यू सी है, राइट आंसर सी, राइट आंसर सी 19 का सी, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड मतलब ग्रामर की स्पेलिंग पूछा है, ठीक है, तो ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR, AR यानी ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, GRAMMAR, AR होता है तो C होगा, 20 का C, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एयरफोर्स GXY में पूछे जाते हैं, इस तरह से आपको राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, राइट अप्रोच के साथ तैयारी करने का जो तरीका है बच्चों, क्वेश्चन का जो लेवल है उस तरह से आप लोग तैयारी करें, फालतू चीज़ों को न पढ़ें, जैसे आपका लेवल है, क्योंकि एयरफोर्स XY में 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और क्वेश्चन बहुत हार्ड भी नहीं होते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर जरूर रहना चाहिए, ठीक है। तो आज यहीं तक, जय हिंद। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी नेवी की सीरीज़ लेकर आ रहा है, लगातार 2 सीरीज़ हम ऑलरेडी ला चुके हैं, आज की सीरीज़ तीसरी है जो 25 क्वेश्चन की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP प्लस PB स्क्वायर देन द फोर्थ टर्म विल बी, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल AP प्लस BP स्क्वायर है, तो उसका चौथा पद क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे TP करते हैं, सम है ना, तो यहाँ पे SP हो जाएगा, सम दिया हुआ है BP स्क्वायर प्लस AP, ठीक है। अब चलिए, जैसा कि हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है, AN स्क्वायर प्लस BN के रूप में सम होता है, किसी भी AP का जो सम होता है वो AN स्क्वायर BN के रूप में होता है, और जो TNवां पद होता है उसका शॉर्ट फार्मूला होता है 2AN ब्रैकेट में B माइनस ए, 2AN ब्रैकेट में B माइनस ए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हमको TPवां पद यहाँ पे ले रहा है तो 2 A की जगह पे, देखिए यहाँ पे इसके साथ टैली करेंगे तो A की जगह पे क्या है, B है, और हमारा N की जगह पे क्या है, P है, तो N की जगह पे P आ गया, और B और माइनस A की जगह पर स्मॉल b, ये चीज़ आ गई, ठीक है, A माइनस B आ गया। तो हम इसको यहाँ पे चौथा लेना है, तो T4 यहाँ पे रख दिया,
तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू बी इंटू 4 प्लस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये 8b प्लस ए माइनस बी, ये 7b प्लस ए, तो कितना आंसर आ गया 7b प्लस ए। तो ये वाला डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ द सीरीज, तो ये कौन सी सीरीज है? ये एक AGP सीरीज है। इसको अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ऐसी सीरीज जिसमें समांतर श्रेणी में भी बढ़ेगा और गुणोत्तर श्रेणी में भी बनेगा, दोनों श्रेणी में ये बढ़ेगा, ठीक है। तो AGP सीरीज इसको कहते हैं। तो S हमारा हो गया 1 प्लस 4/5 7/5 स्क्वायर 10/5 क्यूब, ऐसा डॉट 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 करके, ठीक है। अब इसमें हमको एक काम करना है, कॉमन रेशियो हमको दिख रहा है, कॉमन रेशियो कितना है 1/5 है, तो 1/5 से इस साइड और 1/5 से इस साइड को गुणा कर देना है, ठीक है। इसको कहीं पे और कर लेंगे, ये जो प्रोसेस है इसको कहीं दूसरी जगह कर लेते हैं। तो 1/5s और इस इधर साइड भी 1/5 का गुणा हो जाएगा, तो 4/5 स्क्वायर हो जाएगा, 7/5 क्यू हो जाएगा, 10/5 4 हो जाएगा, ऐसा ये डॉट 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 आएगा। अब इसी पूरे को उठा के यहाँ रख देना है, ठीक है। लेकिन एक अंक को छोड़ते हुए रखना है, एक अंक को छोड़ते हुए यहाँ से रखा 1/5 4/5 स्क्वायर 7/5 क्यूब, ऐसे अनंत तक यहाँ पे रखा। इसको घटाया तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से 5 था तो ये 5 दे दिया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/5, ठीक है। यहाँ घटाया तो 4/5 हो गया, 1 प्लस यहाँ पे घटाया तो 3/5, फिर 3/5 स्क्वायर, फिर 3/5 क्यूब, ऐसा ये अनंत तक चला, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो 4/5s और 1 प्लस 3 को यहाँ से निकाल लिया, 1/5 स्क्वायर, ऐसे ये चला। तो 4/5s 3, ये a यानी कि 1/5 1 माइनस 1/5, तो ये 4/5s 1 प्लस ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 4/5, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4/5s ये 7/4, विच इम्प्लाई दैट s 35/16, ये C इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, 35/16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ABCGP में है आपका, और यहाँ पे बेस क्या है, डिफरेंट है। ये रूल मैंने क्लास में काफ़ी बार बताया है कि अगर ABC गुणोत्तर श्रेणी में है और किसी भी लॉग के बेस डिफर करते हैं, बेस क्या है, अलग अलग है। देखिए बेस AB और C है, तो बेस अगर अलग अलग होते हैं तो 100% ये किस में होता है, ये HP में होता है। इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉग के बेस यहीं पे मैं उल्टा कर दूं, अगर बेस इक्वल हो जाए तो वो AP में आ जाएगा, लेकिन बेसेस देखिए बेस यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, तो बेस अलग अलग होगा तो 100% ये HP में आ जाता है, ठीक है। ये नियम ही है। आगे बढ़ते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ कह रहा है कि ABCDEFGHIJ किस में है, HP में है, तो ABBCCDDEEFFGGHHI और IJ कितना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर ABCD, ठीक है, ऐसा कोई अगर आपका HP में है और आपसे क्या पूछ रहा है कि AB प्लस BC और प्लस CD की इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक फार्मूला ये है कि आपको सबको नंबर्स को काउंट करना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक फार्मूला होता है n-1 इंटू फर्स्ट टर्म गुणा लास्ट टर्म, ये फार्मूला ये होता है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या कहता है, n-1 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो n-1, तो काउंट करिए यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो 4-1, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है a, और लास्ट टर्म यहाँ पे कितना है d, तो ये आ जाएगा 3AD, ठीक है।
तो इसी से हम बनाएंगे इसको। तो चलिए इतना पूछ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले टर्म्स को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो फार्मूला लगाइए n-1 और फर्स्ट टर्म गुणे लास्ट टर्म। ठीक है, n हमारे पास 10 है तो 10-1 हो गया। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, a है और लास्ट टर्म है j, तो a और j को इंटू कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 9, ये 9aj आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9aj, यहाँ पे 9 होना चाहिए था, 3 है, यहाँ पे 9 होना चाहिए था, तो 9aj आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये सुपर ट्रिक बहुत ही सुंदर सी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक द्विघात समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या है, अल्फा तथा बीटा है। तो उस द्विघात समीकरण का निर्माण करना है जिसके मूल अल्फा का घात 10 और बीटा का घात कितना है, 7 है। ये वाला 7 यहाँ पे चला आया है, बीटा पर घात कितना है, 7 है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा प्रश्न। प्रश्न ये कह रहा है कि अल्फा बीटा किसके रूट हैं, x² + x + 1 = 0 के। तो उस समीकरण का निर्माण आपको करना है जिसके रूट अल्फा का घात 10 और बीटा का घात 7 है। तो जब भी बड़े रूट होते हैं सिरधराचार्य का नियम लगाना चाहिए। सिरधराचार्य का नियम लगाते हैं तो -b + -b² - 4ac/2 है। ठीक है, तो -1 + -1 - 4/2 है। ये हमारा यहाँ पे 1 है, 2 × 1 हो जाएगा। तो -1 ± √3i/2, तो ये ओमेगा फॉर्म में आ गया है, एक ओमेगा हो जाएगा आपका। तो मान लिए अल्फा जो है वो ओमेगा है और बीटा जो है वो है ओमेगा²। ये दो रूट हमने पढ़ा भी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओमेगा और ओमेगा², यही फॉर्म है आपका कॉम्प्लेक्स में जो फॉर्म आता है। तो अल्फा को ओमेगा मान लिया और बीटा को क्या मान लिया, ओमेगा² मान लिया। तो अल्फा का घात 10 कितना हो जाएगा, ओमेगा का घात 10। ओमेगा का घात 10 का मतलब ओमेगा का घात 9 × ओमेगा, यानी ओमेगा का घात 9 कितना होता है, 3 के गुणज में है तो 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो अल्फा का घात 10 कितना आया, ओमेगा आया। ठीक है, उसी तरह से बीटा का घात 7 कर देंगे तो ओमेगा घात 14 हो जाएगा। इसको ओमेगा घात 12 ओमेगा², तो ओमेगा का घात 12 कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 3 के गुणज में है तो ओमेगा²। तो बीटा का घात 7 कितना हो गया, ओमेगा²। ठीक है, अब समीकरण के निर्माण का सूत्र क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल। तो ये मूल हमारे पास ये दोनों हैं, इनका योगफल गुणा x और फिर मूलों का गुणनफल होगा। ठीक है, तो मूलों का योगफल ये हो गया और गुणनफल ये हो गया। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा², ओमेगा प्लस ओमेगा² सब बच्चे को मालूम है कितना होता है, -1 यहाँ रख दिया। तो x² + x ओमेगा³ 1 होता है, तो +1 यहाँ पे 0 होना चाहिए, +1 बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो हमारा समीकरण फिर से वही प्राप्त हो गया जहाँ से हम चले थे, x² + x + 1। जहाँ से समीकरण की शुरुआत हुई थी आंसर फिर से घूम फिर के वही आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो नॉन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6वें प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, Lx² - mx + m = 0, और जिसके मूल क्या है आपके, अल्फा और बीटा है। तो इनमें से कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है। मूल यहाँ पे क्या दे रहे हैं, अल्फा और बीटा दे रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो b की जगह पे -m आ जाएगा तो ये m/l हो जाएगा, और अल्फा × बीटा c/a होता है, तो ये m/l ये भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों m/l हो जाएंगे। अब देखते हैं हर एक को सॉल्व करके, पहला वाला ऑप्शन को लेकर के चलते हैं। पहला वाला ऑप्शन को चेक करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो अल्फा और यह आ जाएगा तो बीटा हो जाएगा। ये √अल्फा बीटा हो जाएगा -√m/l। अल्फा प्लस बीटा आ गया है आपका -b/a,
अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना था, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा था ये m/l, तो यहाँ पे क्या आ गया m/l, ठीक है। यहाँ अंडर रूट m/l आ गया माइनस अंडर रूट m/l। हमको अच्छे से मालूम है कि x बटे में रूट x, आप रूट x और रूट x का रेशनलाइज कराएंगे तो ये कट जाएगा, कितना आएगा रूट x, यानी कि कहीं पर भी x अपॉन रूट x मिलता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट x लिख सकते हैं। तो यहाँ भी वही स्थिति है x अपॉन रूट x वाली, तो इसको हम रूट x यानी कि रूट m/l लिख सकते हैं, और यहाँ पे m/l पहले से पड़ा हुआ है, दोनों कट के क्या हो गए, 0 हो गए। तो ए ऑप्शन ही आपका राइट हो गया, ठीक है, ए इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर से कह रहा है कि अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस समीकरण, दीर्घात समीकरण के जो मूल हैं वो कौन है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा माइनस बीटा, इसका मॉड निकालना है, ये कितना होगा। तो अल्फा माइनस बीटा का जो ये मॉड होता है वो अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है अलजेब्रा से, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस b/a से माइनस 6 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा c/a से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं -6 का होल स्क्वायर और -4, तो ये हो जाएगा 6 36 -4, 36 - 4 कितना होगा 32, 16 दूना 32, तो 4√2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न बिल्कुल बेस लेवल के आते हैं, जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं सारे नेवी एसएसआर के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और कैटेगरी लगभग यही है, लेवल लगभग यही है, थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे तो कोई निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वाले प्रश्न पे, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही संबंधित है। ऐसे प्रश्नों में हम x मान लेते हैं, तो ये 20 प्लस, चूंकि x से शुरुआत हो रही थी तो अंदर भी x आ जाएगा। अब दोनों तरफ वर्क कर लीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। 5 का 20, 5x प्लस 4x, x को कॉमन ले लिया, 4 को कॉमन ले लिया, x की वैल्यू -4 हो गई और x की वैल्यू 5 हो गई। माइनस तो नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू देगा नहीं, कौन सी लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो 5 इज़ द राइट आंसर, तो ए आपका सही जवाब है, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से लिया है, कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC के लिए इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है, जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो मेरा सजेशन ये रहता है कि जो रूल कहता है, नियम क्या कहता है, कि नियम ये कहता है कि आपको अगर ट्रायंगल मानना है तो आप कौन सा ट्रायंगल मानिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल मानिए, ठीक है, समबाहु त्रिभुज मानिए। तो जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल आप मानोगे, समबाहु त्रिभुज मानोगे, समबाहु त्रिभुज का बेनिफिट यह है कि सारी भुजाएं जो हैं इक्वल हो जाएंगी, a बराबर b बराबर c हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लो k मान लिया, सारी भुजाएं बराबर हो गई आपकी, और सारे कोण भी बराबर हो जाएंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमने इसी त्रिभुज को क्या मान लिया है, एक समबाहु त्रिभुज मान लिया है। तो सारी भुजाएं बराबर हैं, तो देखिए k माइनस k हो जाएगा साइन 60 डिग्री, फिर से हो जाएगा k माइनस k और साइन 60 डिग्री, और फिर से हो जाएगा k माइनस k और साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 0 और प्लस 0 और प्लस 0, ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। तो बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी सेंट बाय 6 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स टेकिंग 1 और मोर एट अ टाइम, ठीक है। आपके पास जो है 6 रंग के झंडे हैं, 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, एक बार में एक से अधिक झंडों का प्रयोग करके सिग्नल किस तरह के दिया जा सकता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक सूत्र होता है, देखिए, अगर आप कई चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं और एक बार में एक से अधिक चीज़ों को ले सकते हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज जो तरीका होता है, कुल तरीके होते हैं 2 का घात n-1। कुल तरीके कितने होते हैं, 2 का घात n-1। अगर आपके पास n वस्तुएं हैं
और जिसमें आप एक से अधिक वस्तुओं को एक बार में ले सकते हैं, एक को भी ले सकते हैं और एक से अधिक वस्तुओं को एक बार में ले सकते हैं। तो ऐसे करने के कितने तरीके होंगे, उस वस्तु से जो काम लेंगे उसके कितने तरीके होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके जो होते हैं वेज होते हैं 2 का पावर n-1 होता है। तो चलिए यहाँ पे 6 फ्लैग हैं, 6 झंडे हैं अलग अलग रंग के, तो n हमारा 6 हो गया। तो यहाँ पे करते हैं 2 का घात 6-1, तो 2 का घात 6-1 कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 दूनी 8, 8 8 64, तो 64-1 यानी कितना हो गया आंसर 63 आपका। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक फार्मूले लगते हैं सारे प्रश्नों में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। चलिए इसको देखते हैं। फ्रॉम द 10 बुक्स 4 may be taken by how many ways such that the 2 particular books will not together। कह रहा है कि आपके पास 10 किताबें हैं जिनमें से 4 किताबें आपको लेनी है, उसको लेने के कितने तरीके होंगे कि 2 खास किताबें न ली जाएं, विल नॉट टेकन टुगेदर, 2 खास किताबें न ली जाएं, 2 खास किताबें न ली जाएं। तो सूत्र यह कहता है कि अगर n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनना है, ठीक है, जिसमें से p वस्तुएं न ली जाएं, ठीक है, जिनमें से p वस्तुएं न ली जाएं, p वस्तुओं को लेना ही नहीं है, नॉट टेकन टुगेदर, तो उसको कितने तरीके होंगे। तो n-p और आपका आ जाएगा n-p और pr आपका यहाँ पे हो जाएगा। कलेक्शन करना है ना, ठीक है, कलेक्शन में तो c लगेगा, ये आपका होगा। ठीक यही चीज़ किस में लग जाता है, टीम निर्माण में लग जाता है। किस में लगता है, टीम निर्माण में, ठीक है। तो कलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, आप कलेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो 10 में से अब 10 यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब 10 में से 2 चीज़ें हमने हटा दिया, 10 में से क्या हटा दिया, 2 चीज़ों को चुनना ही नहीं है, ठीक है। तो 2 चीज़ को हटा दिया यहाँ से, लेकिन चुनना तो हमको कितना है, 4 को चुनना है ना। 10 बुक्स 4 में बी टेकन, हाउ मेनी वेज सच दैट 2 पर्टिकुलर बुक विल नॉट बी टेकन। 2 पर्टिकुलर बुक लेना ही नहीं, तो हमने उस पर्टिकुलर बुक को क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से। लेकिन फिर भी चुनना तो आपको 4 ही है ना, चुनना तो आपको 4 है, तो 4 ठो चुन लिया, ठीक है। तो इसी सूत्र से लगता है, जब वस्तुएं नहीं ली जाती हैं तब ये वाला सूत्र लगता है। तो आते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8c4, 8c4 देखते हैं। तो 8 गुणा 8 फैक्टोरियल होगा आपका, और 4 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 गुणा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल कट गया, 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल कट गया। अब ये इस भी कट जाएगा, 3 गुना 6 ये कट गया, 4 गुना 8 कट गया, ठीक है। और 5 गुना 10 7 70 आपका आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये लिमिट का प्रश्न लिया गया है, बहुत ही इजी सा प्रश्न है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्या चीज़ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लॉपिटल अप्लाई करेंगे, ठीक है, लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। कई बच्चे इसको एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, उच्चारण इसका असल में लॉपिटल रूल है। यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट तब तक करते जाना है जब तक कि वो 0/0 रूप से ब्रेक ना हो जाए अनडिफाइंड फॉर्म से। तो कॉस का माइनस साइन एक्स होगा, फिर इस एक्स का भी होगा ए, प्लस साइन बी एक्स का भी बी होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और फिर से इसका किया माइनस कॉस ए एक्स और ए स्क्वायर, फिर कॉस बी एक्स और फिर बी स्क्वायर, और फिर नीचे कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, cos 0 और cos 0 तो 1 1 हो जाएगा। तो कितना आपका आंसर आया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2। आपका ये सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। लेवल जो है सवालों का बहुत ही बेसिक लेवल है, और ये सारे लेवल के क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ हम ट्रिगो फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x और sin 5x, नीचे 5x, इधर बगल में 5x लिख दिया, बटे में x स्क्वायर sin 3x और 3x और यहाँ 3x लिख दिया। ये वाला पूरा पोर्शन हमारा 1 हो जाएगा, इसको काट दिया तो ये पूरा 1 हो जाएगा 5/3, यानी कि 10 बटे में 3 आपका आंसर आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए, ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया प्रश्न है। अनंत के लिए आपका लिमिट जा रहा है और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक ले करके जा रहा है और एन क्यू नीचे है, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा n स्क्वायर लगता है, क्या लगता है, सिग्मा n स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर पे सम है सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर सबको मालूम है n+1 और 2n+1 बटे में 6 आ जाएगा और यहाँ n³ आ जाएगा। यहाँ से n हटा दिया 1+1/n, यहाँ से n हटा दिया, ये हो गया 6n³, 1 2 6 1/3। A is the right answer of this question. इसको हम रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, और इसको ओपन कर दिया, ये और ये कट जाएगा, 2x से 2x भी कट जाएगा, बस यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, 2√a आपका आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 16वें प्रश्न पे आएंगे। 16वां प्रश्न इन्वर्स से रिलेटेड है। तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है, देखिए इन्वर्स जब भी मिलेगा तो पहली प्राथमिकता होती है कि उसको इन्वर्स के रूप से तोड़ेंगे। तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, साइन इन्वर्स x को हम थीटा मान लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। जब x टेंज करेगा किसको, 0 को, तो थीटा भी टेंज करेगा किसको, 0 को, क्योंकि x0 बराबर थीटा 0 होता है। तो यहाँ पे क्या ले लिया, लिमिट ले लिया। तो लिमिट थीटा टेंज टू 0, x की जगह क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा का आपका क्यू हो गया। तो फिर ये लिमिट हो गया थीटा टेंस टू 0, तो ये साइन थीटा हो गया। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में क्या दे देगा, कॉस थीटा दे देगा, और यहाँ भी नीचे भी कॉस थीटा आ जाएगा और थीटा क्यूब आ गया, ठीक है। अब ये लिमिट आ गया थीटा टेंस टू 0, साइन बाई कॉस क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। और इसको भी खोल देते हैं, ये क्या दे देगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, एक थीटा इसको दे दीजिए और इसको थीटा स्क्वायर दे दीजिए, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ थीटा स्क्वायर बटे में 4, अब बगल में 4 कर दीजिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से ये कट गया, तो फाइनली कितना बचा, 1/2, 1/2 इज द राइट आंसर। जोड़ते हैं कहाँ पे, डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो ये कह रहा है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z पाई है। तो इसको बनाने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो काफ़ी बृहद है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक पे हम आते हैं। शॉर्ट ट्रिक में ये कहता है कि आपका 180 है, तो 180 को आप कुछ मान लीजिए, 180 को आप कुछ ऐसा करिए कि ये 3 पार्ट में टूट जाए, ठीक है। तो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये 3 पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स x 60 डिग्री यानी कि π/3, x इक्वल टू कॉस π/3। तो 60 डिग्री के लिए कितना आएगा, ये 1/2। तो y भी कितना आ जाएगा, 1/2, और z भी आपका कितना आ जाएगा, 1/2। अब जिसको पुट करने पर आपके ऑप्शन मैच कर जाए तो वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं
तो 1/4 1/4 1/4 और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। तो ये 0 तो होने से रहा, तो ये गया, ठीक है। इसमें भी 0 नहीं होगा, ये भी गया। अब इस वाले पे चेक करते हैं क्या 1 के बराबर आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, मैं कर देता हूँ। ये वाले ऑप्शन दोनों मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्योंकि बी और सी दोनों मैच कर रहा था, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको चेक करूँगा तो यहाँ पे 1/4 1/4 1/4 और 1/8 8 हो गया ये, और 2 2 2 7/8 हो गया, ठीक है। तो 7/8 तो मैच कर नहीं रहा है। अब आते हैं इस पे, लास्ट वाले पे। तो लास्ट है हमारा 1/4 1/4 1/4 2 1/2 1/2 और 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4 4/4, ये हमारा 1 आंसर आ गया। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, जो है d2y dx2 बराबर है 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर और पावर है 3/2। इसका क्या बताना है, ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। तो बहुत ही आसान है, d2y dx2 यहाँ स्क्वायर कर दिया, dy/dx होल स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा और डिग्री भी आपका 2 हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। उन्नीसवें वाले पे। यहाँ पे x प्लस वाई को हम t मान लेते हैं, 1 प्लस यहाँ dt/dx लिख दिया, sec t लिख दिया, cos t dt, x प्लस सी cos का हो गया, sin t x प्लस सी, और t हमारे पास हो गया x प्लस वाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये A इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न पे आते हैं। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का है और ये होमोजेनियस कंडीशन का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कहते हैं। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता है, जिसको IF कहते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर E इंटीग्रेशन 1/x dx होगा, तो ये हो जाएगा E log x। E log x का आपका कितना आ गया, x आ गया, ठीक है। तो y इंटू IF, सूत्र क्या होता है, y इंटू IF इंटीग्रेशन फिर x स्क्वायर इंटू IF होल dx, ठीक है। y इंटू IF हमारा x है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू x और फिर dx। तो y इंटू एक्स बराबर इंटीग्रेशन x क्यूब dx। तो y इंटू एक्स x4/4 प्लस c। यहाँ पे भेजते हैं 4xy x4 प्लस 4c 4xy x4 प्लस d। A इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आप कांस्टेंट को कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे C है तो मैंने D ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4C को भी हम C लिख सकते थे, तो D C E कुछ भी आप कांस्टेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिलाना किसको है, ये बाकी चीज़ें टैली करा लेनी है, कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है। कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है डिफरेंशिएशन का। यहाँ उल्टा आपसे पूछा गया है, आपसे d2x और dy2 किया गया है, पूछा गया है।
कई बारी बच्चे क्या करते हैं d2y dx2 वाले फॉर्म को लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसका एक अलग सा सूत्र मिलता है, फार्मूला मिलता है। फिलहाल मैं ये आपको बता दूं कि एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। तो देखिए dy/dx जब आप करते हैं तो d2y और dx2 आपको मिलता है। उसी तरह से जब d/dy dx/dy जब आप करते हैं तो इससे आपको d2x और dy2 मिलता है, ठीक है, ये चीज़ मिलती है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे d2x dy2 हमको लेना है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बता दे रहे हैं, d2x dy2 माइनस f"x अपॉन f'(x) इस पूरे का होल क्यूब, ठीक है। d2x dy2 क्या होगा, माइनस f" अपॉन f'(x) पूरे का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन हमने ले लिया, फंक्शन हमारा हो गया x तो f'(x) हमारा हो गया 1 + ex और f" हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ex, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों चीज़ें उठा करके इस सूत्र में केवल रख देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और बहुत ही सटीक ट्रिक है ये, बिल्कुल जाके सीधे सीधे क्वेश्चन को बनवाती है। तो फिलहाल f'(x) की जगह पे हमने ex को लिख लिया और f'(x) की जगह पे 1 + ex इस पूरे का होल क्यूब लिख लिया। तो यहाँ पे मुझे ये मिल चुका है, B इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे f(x) sin x प्लस ex है, f'(x) क्या है, cos x प्लस ex है, f'(x) क्या है, माइनस sin x प्लस ex है। तो इसको रखते हैं d2x dy2 माइनस f'(x). f'(x) को क्या लिख सकते हो, माइनस sin x प्लस ex, और f'(x) को आप क्या लिख सकते हो, cos x प्लस ex इस पूरे का होल क्यूब। अब यहाँ पे माइनस को कॉमन आप ले लो, sin x माइनस ex और cos x प्लस ex इस पूरे का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 22वें का। आगे बढ़ते हैं। ओके, non-A is a matrix which is non-singular and satisfy the equation this। कह रहा है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये एक मैट्रिक्स, तो A इन्वर्स आपको पता करना है। तो बहुत ही आसान है ये, कुछ यहाँ पे रूल्स हैं उनको मैं लिख दे रहा हूँ। A इंटू A इन्वर्स जो होता है वो I होता है, और A इन्वर्स इंटू A भी आपका I होता है, और I इंटू A इन्वर्स होगा, और A इन्वर्स इंटू I भी A इन्वर्स होगा। I इंटू A आपका A होगा, और A इंटू I भी आपका क्या होगा, A होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ पे a² माइनस a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। A इन्वर्स a² माइनस a इन्वर्स a प्लस 2a इन्वर्स i बराबर 0, ठीक है। तो a इन्वर्स a और a हो गया, और यहाँ पे i हो गया, तो A इन्वर्स I हमारा A इन्वर्स हो गया, ये 0 हो गया। तो ये I A हो गया, माइनस I हो गया, प्लस 2A इन्वर्स 0।
आई ए को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं माइनस आई प्लस 2a इनवर्स इक्वल टू 0। ये 2a इनवर्स इक्वल टू आई माइनस ए, तो a इनवर्स इक्वल टू 1/2 आई माइनस ए। C is the right answer of this question। C is the right answer of this question। बहुत आसान होता है, सीधा सीधा रूल है। जितने भी प्रश्न यहाँ लिया है मैंने, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट के हैं, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन के हैं और सारे ट्रिकी अप्रोच के हैं, जो कि नेवी एसएसआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न पे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। तो यहाँ 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जो कि 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 है, और तो आपको a टू दी पावर n पता करना है। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालते हैं। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बताएंगे। जैसे इन दोनों का गुणा होगा तो ये 3 3 3 3 3 3 3 3 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ निकाला, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे a2 है, तो ये 3 का पावर 1 है यहाँ पे, 1 1 1 और 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे पावर 1 है। उसी तरह से यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 3 पर पावर 2 हो जाएगा, फिर 1 1 1 1 1 1 और 1 1, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर a आपका हो जाएगा, a क्यूब आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर a। ठीक है, तो उसी तरह से जब a का घात n होगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कि 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, तो n है तो क्या हो जाएगा 3 का पावर n माइनस 1, तो यहाँ 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हुआ वो C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25वां आज का लास्ट प्रश्न है। ये कह रहा है कि इफ़ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। A कह रहा है कि एक सममित आव्यूह है और साथ ही साथ एक विषममित आव्यूह भी है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब सममित भी है और विषममित भी है। तो इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि A इज अ नल मैट्रिक्स, सबसे सटीक कौन है, A इज अ नल मैट्रिक्स इज द राइट आंसर। उसका कारण क्या है, क्योंकि नल मैट्रिक्स ही, जीरो मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स संभव होता है जो कि सममित भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषममित भी होता है। ये सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स के साथ ही संभव है, जीरो मैट्रिक्स के साथ ही क्या है, संभव है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को मैं यहाँ पे इन 25 क्वेश्चन के साथ एंड करूँगा। अगले सेशन को और जारी रखेंगे, जुड़े रहेंगे आप त्रिशूल के साथ। इस तरह की और भी सीरीज हम साथ में लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। वेलकम टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। अ वेरी गुड मॉर्निंग कैंडिडेट्स। मैं शैलेंद्र त्रिपाठी, यो फिजिक्स फैकल्टी TDA की आज वेलकम करता हूं आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए और आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो इतने यूनिक क्वेश्चंस हैं कि आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे और किसी एकेडमी में, सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, वो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। चलिए पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, 25 क्वेश्चंस अपने कॉपीज में लिख के रखिएगा, देखिए कितने करेक्ट हो रहे हैं कितने नहीं। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है which combination of color is the most convenient during day and night time। कौन सा कलर होता है जो दिन और रात में सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। पहला ऑप्शन ऑरेंज एंड वाइट, दूसरा ऑप्शन वाइट एंड ब्लैक, तीसरा येलो एंड ब्लू, चौथा रेड एंड ग्रीन। बताएं, कमेंट करिए। तो क्या है
जो कलर सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है रात में और दिन में, वो कलर माना जाता है रेड और ग्रीन कलर। कौन सा कलर माना जाता है? रेड और ग्रीन कलर। कैसे? देखिए, वेवग्योर, आपको पता है रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक, अब वॉयलेट कलर की सबसे कम होती है। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जब सन की रेस पड़ती है, रेडिएशन, तो रेड कलर उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है? लार्जर डिस्टेंस तक रेड कलर हमको दिखता है, इसकी स्कैटरिंग क्या होती है? बहुत कम होती है। ग्रीन कलर की बात करें तो रेड के बाद सबसे ज्यादा किसका है? ठीक, येलो ऑरेंज की बात नहीं कर रहे हैं, रेड और ग्रीन की, ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर क्या है? ग्रीन कलर एक ऐसा है जो बाकी कलर से आप कंपैरिजन करेंगे तो उनके मुकाबले रेड कलर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है ऐसा जिसकी वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम है। ये किससे मदद होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की पावर 4 के। ठीक, तो इसकी मदद से ये क्लियर हुआ कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ कलर डे और नाइट में हमारे लिए लाभदायक है। चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है जो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को रिकॉर्ड करता है? पहला ऑप्शन हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन हाइग्रोमीटर, तीसरा लैक्टोमीटर, चौथा बैरोमीटर। तो जब हम बैरोमीटर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिकॉर्ड करता है ना। लैक्टोमीटर की बात करें तो प्योरिटी ऑफ मिल्क को रिकॉर्ड करता है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर को रिकॉर्ड करता है, राइट, इन अ टेस्ट ट्यूब। एंड हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये एयर में ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करता है। किसको रिकॉर्ड करता है? ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करता है एयर में। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? हाइग्रोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? वो हाइग्रोमीटर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़े तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का शेप कैसा है? तो आप सबको पता है, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा हमको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का शेप क्या है? स्पाइरल शेप है। कौन सा है? स्पाइरल। ना ही सर्कुलर है, ना ही एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में तो प्लैनेट्स रोटेट करते हैं सन के चारों ओर, लेकिन गैलेक्सी का शेप कैसा है? स्पाइरल। ठीक, और नन ऑफ दिस तो कभी होगा नहीं जब हमारा आंसर इसमें है ही। तो सही जवाब क्या है? स्पाइरल। ठीक, क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ। हर कलर का डिफरेंट स्टार में वेरिएशन दिखता है। हर स्टार के डिफरेंट कलर की ट्विंकलिंग दिखती है, चमकते हैं, चमकदार दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहला ऑप्शन टेम्परेचर की वजह से, दूसरा दबाव प्रेशर की वजह से, तीसरा डेंसिटी घनत्व की वजह से, चौथा उनके बीच में रेडिएशन की वजह से। तो हमको जो डेंसिटी जिसको आप शब्द बोलते हो है ना, एट टेम्परेचर में जब चेंजेस आता है तो क्या होता है? डिफरेंट स्टार के डिफरेंट कलर के वेरिएशंस होते हैं। ठीक, ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तापमान, टेम्परेचर की वजह से। ठीक, डेंसिटी प्रेशर तो होगा ही नहीं। डेंसिटी का काम होगा जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की हम बात करेंगे, तब डेंसिटी उतना रोल प्ले करेगी, है ना। प्रेशर की बात करें, यहाँ कोई दबाव थोड़ी ना है। जब टेम्परेचर रहेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक आएगा, चीज हम मानते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मैटर की ज़रूरत है। ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यहाँ मैटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ नॉर्मली स्टार की बात हो रही है जो गैसेस से बने हुए हैं, और उनमें जो वेरिएशंस आता है वो टेम्परेचर की वजह से ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा आज का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वुलन क्लोथ्स कीप्स द बॉडी वार्म बिकॉज। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि। क्यों? पहला, वुलन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। वुलन क्या करता है? शरीर के तापमान को बढ़ा देता है। वुलन इज अ बैड कंडक्टर। वुलन क्या है? एक बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर का काम करता है।
तीसरा, वुलन एब्जॉर्ब रेडिएट एंड हीट फ्रॉम आउटर ऑब्जेक्ट। वुलन क्या करता है, जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी हीट को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। चौथा, वुलन रिजेक्ट हीट फ्रॉम द आउटर ऑब्जेक्ट। वुलन सारी हीट को रिजेक्ट कर देता है, बाहर कर देता है, एब्जॉर्ब ही नहीं करता है। तो एक्चुअली क्या है, हम कॉटन क्लोथ, वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स क्या करता है, वो एक तरह से बैड कंडक्टर का काम करता है। क्या करता है, बैड कंडक्टर का। क्यों? इससे क्या होता है, हमारी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है। ठीक, वैन वुलन क्लोथ्स कीप्स द बॉडी वार्म। हाउ? क्योंकि वो बैड कंडक्टर का काम करता है। बैड कंडक्टर का मतलब यहाँ क्या है, बैड कंडक्टर का मतलब ये है कि वो जितनी भी हीट्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर जो होती हैं वो हमारी बॉडी को मिलती हैं, उसको वो एब्जॉर्ब किया रहता है, और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, उसको आइसोलेटेड कर देता है, जिससे से वो हीट रिलीज नहीं होती है अदर ऑब्जेक्ट में, एटमॉस्फेयर में। ठीक, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो बहुत बैड कंडक्टर है, क्योंकि वो बाहर से कोई भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसकी जो खुद की हीट होती है उसी को वो आइसोलेट कर देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वुलन क्या एक बैड कंडक्टर है। चलिए, ठीक, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन होने के बाद हम लोग, जिसका आंसर हमें पता है कि वुल इज अ बैड कंडक्टर, अब सिक्स क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए, एन आइस ब्लॉक with a piece of lead embedded in its float water, if ice melt then water level, क्या कह रहा है, सपोज करिए ये पानी है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये बर्फ है, पानी में है, ठीक, और इसके ऊपर एक लेड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, लेड। तो ये बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी तो पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो जब लेड एक बैड कंडक्टर की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक, तो चीज़ें क्या होती हैं, बर्फ पिघलेगी और पिघलने के बाद वाटर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, 6 का ए, राइजेस। ठीक, चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। सेवेंथ क्या कह रहा है बेटा, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज, हीट रेडिएशन वैक्यूम में वेलोसिटी का वेग का क्या होता है। पहला चीज इक्वल होगा लाइट की, बराबर, लेस देन होगा लाइट के, क्या लाइट का, क्या लाइट के वेलोसिटी के बराबर, ये सब वेलोसिटी वेग की बात कर रहा है। ठीक, ग्रेटर देन होगा लाइट की वेलोसिटी से, या इक्वल होगा साउंड के वेलोसिटी से। तो हमेशा याद रखना, जब वेलोसिटी ऑफ हीट की बात करें रेडिएशन में वैक्यूम में, तो वो हमेशा लाइट की स्पीड से कम होगी। लाइट से बड़ी तो कोई चीज़ वेलोसिटी है ही नहीं है। बहुत सिंपल सा बोला जाता है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट थिंग। ठीक, 3 to 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उससे सिर्फ जो ज़्यादा होता है बस एक ही चीज़ होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन दे आर रिवॉल्विंग इन दी शेल्स। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन की वेग होती है, वेलोसिटी होती है, जो रिवॉल्व करते हैं एटम्स के चारों ओर, तो वो होती है 5 × 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो। उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है लाइट से, वरना लाइट से ज़्यादा वेलोसिटी वैसे किसी की नहीं होती है। तो ये चीज़ मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, लेस देन दैट ऑफ लाइट। क्लियर, चलिए 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज फॉर मेकिंग गियर व्हील्स इज, प्लास्टिक का मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं गियर में व्हील्स बनाने के लिए, वो क्या करते हैं, किससे बना रहता है, उस सामग्री का नाम बताइए। तो पहला दे रहा है पॉलिस्टर से, दूसरा दे रहा है नायलॉन से, तीसरा दे रहा है बेकेलाइट से, चौथा दे रहा है पॉलिस्ट्रीन से। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है, इसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे हम, वो है पॉलिस्टर। ठीक, तो प्लास्टिक के मटेरियल किससे बनते हैं, पॉलिस्टर से बनते हैं। ठीक, चलिए 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9th कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन, ओवन में कौन सी चीज रेज यूज होती है। मॉडर्न फिजिक्स का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्सरे या यूवी रे या माइक्रोवेव या रेडियो वेव। तो ओवन से जो रेज निकलती है वो एक ही होती है, जो हम सब जानते हैं, क्या, माइक्रोवेव होती है। ठीक है, सही जवाब क्या है, माइक्रोवेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, When heated from 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, जब किसी चीज़ को हम हीट करते हैं 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम दिया हुआ गिवन मास वाटर का क्या होगा। तो वॉल्यूम में वाटर के मास में क्या होगा, अचानक से इंक्रीज होगा, अचानक से घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या इंक्रीज होगा तो फिर डिक्रीज होगा, या डिक्रीज होगा पहले फिर इंक्रीज होगा।
तो जब भी 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर के गिवन मास में पहले डिक्रीज होगा और फिर तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ओवन, कौन सी वेव यूज होती है, वो है माइक्रोवेव। 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10th क्वेश्चन कह रहा है when heated from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius volume of a given mass water will क्या होगा, इंक्रीज होगा पहले, दूसरा डिक्रीज होगा, तीसरा पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, चौथा डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, जो वाटर का मास है अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा, पहले तो वाटर लेवल डिक्रीज होगा और फिर अचानक से क्या होने लगेगा, वो इंक्रीज होने लगेगा टेम्परेचर। तो इसका सही जवाब क्या है, डी ऑप्शन, डिक्रीजेज एंड देन विल इंक्रीज। 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो, इनमें से दी गई हुई कौन सी सेंटेंस करेक्ट है अगर हम रेनबो को देखते हैं। तो पहला बोलता है वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप, जब हम सन की तरफ देखते हैं और रेन ड्रॉप्स को देखते हैं, या द सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप, सन हमारे पीछे रहता है और रेन ड्रॉप हमारे साथ फेस पे गिरती है। थर्ड, इन लाइट रेनफॉल वी फेस सन, लाइट में होती है रेनफॉल, बारिश होती रहती है, रोशनी भी रहती है और सन को भी हम फेस किए रहते हैं। चौथा, द स्काई remains clear and the sun is the lower position in the sky, स्काई साफ रहता है, आसमान साफ रहेगा, सन लोअर पोजीशन पे स्काई रहता है, स्काई के पीछे मतलब बादलों के पीछे छुप जाता है। तो इनमें से क्या चीज़ सही है, जब रेनबो होता है तो रोशनी रहती है पहली बात तो, और रेनफॉल बारिश होती रहती है और सन हमारे सामने होता है और तब हमको रेनबो जो बनता हुआ फॉर्मेशन दिखाई देता है। तो उसका सही जवाब क्या है, सी, इन लाइट रेनफॉल वी फेस सन। क्लियर। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म, ये तो आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। प्रिज्म में स्प्लिटिंग ऑफ लाइट किसके वजह से होता है, सीधा सीधा इसका आंसर है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसमें सोचना ही नहीं है, ना रिफ्रैक्शन होता है, ना डिफ्रैक्शन होता है, ना रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर्मेशन होती है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए 13, आसान था लेकिन हमेशा आता है, ठीक है। अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्ले वाटर इक्वल टू इट्स ओन व्हाट, कोई भी बोट पानी में अगर तैरेगी तो कब फ्लोट करेगी, जब उस बोट का वेट वाटर की डेंसिटी के बराबर होगा। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा, वॉल्यूम नहीं, वेट, यस वेट ही होगा, सरफेस होगा नहीं, डेंसिटी होगी ही नहीं। तो बोट का वेट सबमर्ज अगर वाटर के अंदर डूबेगा तो किसके वजह से होगा, उसके वेट के बराबर। चलिए 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन बोल रहे हैं दो वेव हैं जिनका एम्पलीट्यूड है 5 mm, फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज और वो ट्रेवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड उसकी दी है 20 mm। तो बताइए कि कितना डिस्टेंस होगा दोनों वेव के बीच में उनके नोड्स के। ये है मीन पोजीशन का हम सेंटर लेते हैं। मान लिया एक वेव है वो जा रही है 5 mm के इस डायरेक्शन में और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी कितनी दी है 20 mm, फ्रीक्वेंसी क्या दी है 10 हर्ट्ज, ठीक। वेवलेंथ के बारे में हमें पता नहीं कितनी वेवलेंथ है, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड्स हमको दिए हुए हैं। वेवलेंथ कितना आ रहा है, 2 नोड्स आ रहा है और उसके सेंटर की डिस्टेंस को हमें निकालना है, टोटल 2 आ रहा है, सेंटर हमें निकालना है तो कितना हुआ, 1 इधर हुआ 1 इधर, तो कितना नोड्स का डिस्टेंस हुआ उनके बीच में, 1 का। ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट जवाब क्या है, डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, द मास ऑफ ए स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ सन। ऑफकोर्स ये तो हमें पता ही है, जो मास है स्टार का, ठीक, वो ट्वाइस होता है मास ऑफ सन के। किस लिए, ऐसा कब पॉसिबल है, स्टार तो हमेशा सन से बड़ा ही होता है साइज में एक्चुअली, है ना, ये आप जान लो, हमें दिखता है छोटा लेकिन वो सन से भी बड़ा होता है। ये पॉसिबल तभी होगा स्टार से, सन से बड़ा है या सन प्लैनेट से बड़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हेवनली यूनिवर्स में एक दूसरे से बड़े हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होता है न्यूट्रॉन। उनका न्यूट्रॉन बड़ा है इसलिए वो साइज में बड़े हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका न्यूट्रॉन स्टार। ब्लैक होल होगा ही नहीं, वाइट डार्क कभी होगा ही नहीं, रेड जायंट तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो अलग चीज़ें हैं,
ठीक है, ये तो यूनिवर्स को, मल्टी यूनिवर्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं, ठीक। इनका काम नहीं है साइज को बनाना, इसका काम है यूनिवर्स को ख़त्म करना, इसका काम है यूनिवर्स को बनाना, और इसका काम है मल्टी यूनिवर्स को एक साथ तबाह कर देना। चलो 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन कह रहा है रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर रेन ड्रॉप एक बहुत ही ऊंची हाइट से गिर रही है, रेन की ड्रॉप्स, ठीक है, तो क्या हो सकता है? पहला, दे फॉल विद दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट टू डिफरेंट ड्रॉपलेट्स। क्या कह रहा है? जो बारिश की बूंदें जब एक हाइट से गिरती हैं तो सबकी वेलोसिटी अलग होती है, वेग, चाल। दूसरा क्या कह रहा है? दे फॉल विद सेम अल्टीमेट वेलोसिटी, वो एक ही वेलोसिटी से गिरती हैं। तीसरा कह रहा है देयर वेलोसिटी इंक्रीज एंड दे फॉल विद डिफरेंट वेलोसिटी ऑन द अर्थ। क्या कह रहा है? जब वो गिरती हैं तो उनकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है, और जब अर्थ के लैंड पे गिरती है तो अलग वेलोसिटी से गिरती हैं। चौथा कह रहा है देयर वेलोसिटी इंक्रीज एंड दे विल फॉल विद सेम वेलोसिटी। चौथा कह रहा है कि वो सेम, जब वो रेन ड्रॉप गिरती हैं तो सेम वेलोसिटी से गिर रही होती हैं, उनकी वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन जब अर्थ पे गिरती है तो सेम वेलोसिटी से गिर जाती हैं। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा? इनमें से सही जवाब होगा पहला वाला, दे फॉल विद द अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ड्रॉपलेट्स। क्या कि जब वो फॉल होती हैं तो उनकी वेलोसिटी अलग होती है, और वो अर्थ पे जब गिरती हैं तभी उनकी वेलोसिटी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रेविटी की बात नहीं हो रही, यहाँ कोई ड्रॉपलेट्स को ग्रेविटी नहीं खींच रही है, ठीक। सबकी ड्रॉपलेट्स की वेलोसिटी अलग होती है, ठीक। तो रेन ड्रॉप्स के लिए हमारा सही जवाब क्या होगा? अभी हमने डिस्कस किया, तो वो होगा दे फॉल विद द अल्टीमेट वेलोसिटी। चलिए 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17th क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटोस्टेट मशीन वर्क। ओहो, फोटोस्टेट मशीन किस टेक्निक पे वर्क करती है? मैग्नेटिक इमेज मेकिंग पे, MIR तो कभी नहीं होती, MIM, ठीक है। थर्मल इमेज मेकिंग पे, ये तो प्रिंटर में काम होता है थर्मल रीड्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज, ये हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग, मैग्नेट का काम फोटोकॉपी में क्या होता है? मैग्नेट का कोई काम नहीं है, वो तो मशीन में चलना है, ठीक। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। तो फोटोस्टेट मशीन में कौन सी इमेज मेकिंग यूज होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का यूज बहुत होता है ना। चलिए तो 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 क्या कह रहा है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मैनी। अब मेगा जूल दे रहा है, आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो 1 मेगा जूल हम करेंगे तो सिंपल सी बात है 36 मेगा जूल के बराबर होगा। पावर्स उसकी कम हो जाएंगी, तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन 36 मेगा जूल। चलिए 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर विच डायोड इज यूज। डायोड का क्या काम है? तो डायोड का काम क्या है? मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ होता है, कि ऑसिलेशन के लिए यूज़ होता है, कि एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, कि प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो डायोड का काम होता है उसे प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होता है। डायोड का काम क्या होता है? प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who among the following developed the technology underground nuclear explosion? किसने डेवलप की टेक्नोलॉजी अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन के अंदर? DG होमी भाभा ने, विक्रम साराभाई ने, राजा रामन जी ने, या PK यंगर ने? तो जिसने डेवलप की थी HG भाभा ने। ये सबको पता है, HG भाभा जी ने ही एक्सप्लोजन की टेक्निक्स को डेवलप किया था। जनरल चीज़ें हैं कुछ जो होनी चाहिए, आपको पता। किस्मत आपकी बहुत अच्छी हुई तो बहुत आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं ये सब। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस में हीट पर यूनिट। इनमें से कौन सी चीज़ें हीट प्रोड्यूस करती है पर यूनिट? कोयला, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड या पिट? तो वो सीधा आंसर क्या है? एंथ्रासाइड ही ऐसा है जो कोयले को प्रोड्यूस कर सकती है हीट पर यूनिट। तो कोयला नहीं, एंथ्रासाइड से ही कोयला निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वेव इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से कौन सी वेव तरंगी होंगी कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती हैं? माइक्रोवेव, रेडियो वेव,
ऑडिलर मॉड्यूलेशन वेव, ठीक, आर्टिफिशियल मॉड्यूलेशन वेव, फोर्थ फ्रीक्वेंसी ऑफ 101 सीरीज। तो इनमें से कौन सी वेव होती हैं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती हैं, ठीक। तो वो सही जवाब क्या होगा, दैट वाज दी माइक्रोवेव, ठीक। माइक्रोवेव ही होती है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 23rd। और 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फाउंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फाउंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, उनकी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को कहते हैं या फिक्स्ड डायमेंशन को कहते हैं, या जो फ्रीक्वेंसी और डायमेंशन में चेंज होता है उसको कहते हैं, या डायमेंशन में चेंजेस सिर्फ होते हैं उसको कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड हो, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24th क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मास m and 4m आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दैम व्हेन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। देखो इसका तो फॉर्मूला ही डिराइव है कि दो मास दिए हैं 4m और m, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, पोटेंशियल वो बताएं। तो वो कितनी होगी, v इज इक्वल टू -4gm/r, ठीक। मास का बस इसका शॉर्टकट ट्रिक है, जितना मास है उसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 1 4, जिसके में नंबर है 4 आ रहा होगा वही इसका आंसर है। 4 किस में आ रहा है, सेकंड में, तो उसका जवाब क्या है, v इज इक्वल टू -4gm/r²। शॉर्टकट ट्रिक यही है, मास को बस मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आसान तरीके से। आपको निकालने की, डेरिवेशन करने की, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन हमारा एयरफोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए क्या है, एट विच टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन विल बी सेम एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान में हाइड्रोजन में ध्वनि की गति ऑक्सीजन की ध्वनि की गति के समान होगी, ठीक। देखिए फॉर्मूला होगा डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, ठीक, दैट इज द टेम्परेचर। फिर क्या बोल रहा है आपको कि साउंड की हाइड्रोजन की सेम है और स्पीड साउंड ऑक्सीजन में 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगी, ये बताइए। अब हम बात करें हाइड्रोजन 2 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन की बात करें 16, है ना। x मान लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बोल रहा है, कितना आएगा, 2 × 100, 2 8 जा 5 जा 4 जा 4 1 जा 4, ठीक, 4 2 जा 8, 120, that will come to 8 divided by 2, 2 4 जा 1284.9, that will become your -249.7 डिग्री सेल्सियस। उसका सही जवाब क्या है, -249.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन एयरफोर्स के लिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इन क्वेश्चन से ये सीखिएगा कि क्वेश्चंस आसान थे लेकिन पूछना जो उसने वो चीज़ आंसर बताना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कभी कभी, है ना। ऐसा लगेगा आपको, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछ रहा है, उसने बहुत डीपली चीज़ें पूछी हैं। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।